हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप सभी लोग जेएसएससी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो वैकेंसी आया है उसके लिए तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुका है। और उम्मीद है कि इसी महीने अक्टूबर महीने के लास्ट में 29 और 30 को एक्सपेक्टेड डेट दिया हुआ है जेएसएससी की तरफ से कि एग्ज़ाम होने की संभावना है। और आप सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं। तो आप सभी लोगों की सेवा में कॉमर्स वर्ड हजारीबाग भी आपके बीच लेकर आ रहा है एक सीरीज, जिसमें जेएसएससी म्यूनसिपल का कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए कम से कम 10 लगातार लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे एमसीक्यू का, जिसमें आपको एक बताएंगे पूरे वीडियो में कि क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए पढ़ने का, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और 2023 में जो भी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है 5 और 6 सितंबर को, उसका भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर उसी का है और वो उसके क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करा के दिखाएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन पीजीटी वाले एग्जाम में पूछा है। क्योंकि परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछेगा ये मैं नहीं बता सकता, ना आप बता सकते, ना कोई बता सकता। नाम ही है परीक्षा। पर की इच्छा मतलब दूसरे की इच्छा। वो जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है, बट हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम एक्सपेक्टेड मान के चलेंगे कि कहाँ से किस टॉपिक से टच कर सकता है। अगर स्ट्रेटजी बनाते, प्लान बनाते और प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो शायद अगर उसी बेस पर अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो सक्सेस मिलना तय है। तो इसलिए आपको प्लान बना के चलना होगा कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक है जिसको हम अभी अगर साइड रख देते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे 5 और 6 सितंबर के जो एग्जाम हुए थे पीजीटी 2023 का, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि उसका सोल्यूशन करा दीजिए। तो 150 300 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और 300 क्वेश्चन, ये मत सोचे कि केवल 300 कौन सा का आंसर होगा। ये हम क्वेश्चन और आंसर आपको नहीं बता देंगे कि इसका सी है, सब आंसर की ऑलरेडी लिखा रहता है। तो हमें उस ये बताने की जरूरत नहीं कि इसका आंसर सी है, वो आप सब जानते हैं। वो आपके पास भी शायद ये पीडीएफ अवेलेबल होगा। और अगर किन्हीं के पास, क्योंकि मेरे पास ये पीडीएफ ना, ये कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मिसिंग है। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास भी कंप्लीट पीडीएफ होगा तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मिसिंग है, ये स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाया गया, तो कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। इसलिए अगर आपके पास होगा तो मेरा नंबर आपके पास दिया रहेगा, या तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा नंबर रहेगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर प्रिपरेशन करने में थोड़ी मदद कर सकूं। और अगर आप लोगों के पास कुछ और भी सवाल है, लगता है कि ये अकाउंट्स का क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन या ये क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, लगता है अगर आपको, तो आप भी मुझे व्हाट्सअप में भेजेंगे, उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ लूँगा और आपके बीच लेकर आऊँगा। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम का, क्योंकि अब तो बिल्कुल कम समय बचा है। अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल से 10 दिन हम मान के चलते हैं, क्योंकि 2-3 तो बीच में छुट्टी है पूजा की। तो आप लाख चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, आप पूजा में इन्वॉल्व हो ही जाओगे, आप 2-3 दिन डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो मान के चलते हैं 10 दिन का पूरा टाइम बचा हुआ है, और 10 दिन के अंदर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो 10 दिन का 10 कदम इसको हम लोग बोलते हैं। 10 दिन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, एमसीक्यू पढ़ना चाहिए, पूरा पीडीएफ पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर पूरा पीडीएफ पढ़ने का तो अब टाइम नहीं है, एमसीक्यू पढ़े तो कैसे पढ़े, क्योंकि बिना कोई न्यूमेरिकल पढ़े, बिना कोई कॉन्सेप्ट पढ़े अचानक एमसीक्यू पढ़ना समझ आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सीजीएल की उम्मीद में बैठे थे, सीजीएल पहले होगा देन तब ये होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, सीजीएल का डेट बढ़ गया और इसका एग्जाम का डेट आ गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसको सीजीएल के बाद सोच रहे थे, सीजीएल के बाद देख लेंगे इसको, और अचानक उल्टा हो गया कि सीजीएल का डेट आगे बढ़ गया और इसका एग्जाम पहले आ गया। तो अनएक्सपेक्टेड उनके लिए था। अचानक वो समझ नहीं पा रहे कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि तैयारी उनकी अच्छी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो पेपर 2 है, यानी खोटा का पेपर और लैंग्वेज पेपर, उनका बहुत अच्छा होगा, कहीं दिक्कत नहीं। खोटा का पेपर सारे बच्चों का ठीक होता, लेकिन जो कॉमर्स है उनका बहुत दिन छूट गया है। कॉमर्स से उनकी दूरी बहुत दिनों की बन गई है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव माहौल में, कंपटीशन का तैयारी करने में वो कॉमर्स को भूल चुके हैं। तो वैसे लोग जो कॉमर्स को भूल चुके हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ जुड़िए। आपको कॉमर्स फिर से याद ना करा दे तो आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का नाम मत ना लेना। अगर आपको हम कॉमर्स याद करा देंगे तो आपका काम ये है, इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग कल एक और चीज़ लॉन्च करेगा, जिसका नोटिफिकेशन भी आप तक जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। कल हम लोग क्या कर रहे हैं, कल के क्लास में, यानी कल एक वीडियो, एक लॉन्चिंग होगा, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जिसमें क्या करेंगे, अभी शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि सर आपका एक चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग और आप इसी चैनल में सारा कुछ दे देते हो। CWH आपका एक चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड, इसी में आर्ट्स का भी वीडियो दिखता है, इसी में कॉमर्स का भी वीडियो दिखता है, और इसी में साइंस का भी वीडियो दिखता है। इसी में आप कॉम्पिटिटिव का भी पढ़ाते हो, इसी में आप बीपीएससी भी पढ़ाते हो, इसी में आप CSCA में भी पढ़ाते हो। मतलब सारे कोर्सेस एक ही चैनल में अगर रहेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हर कोर्सेस के लिए सेपरेट चैनल लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप
कॉम्पिटिटिव वाले हैं, जेएसएससी कॉम्पिटिटिव वाले हैं, तो आप सीधा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये मेन चैनल है, इसमें नोटिस जाएगा, सारे नोटिस इस चैनल में जाएंगे। उसके साथ एक चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाला को सब्सक्राइब करेंगे, आपको 11 12 और आर्ट साइंस कॉमर्स को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कल ये लॉन्च हो जाएगा, आप सिर्फ इसमें ही, इसी चैनल में आपको सिर्फ वीडियो मिलेगा, जितने भी वीडियो मिलेंगे आपके, अगर आर्ट्स का वीडियो तो आर्ट्स के चैनल में मिलेगा, कॉमर्स का कॉमर्स के चैनल में, ये 11 12 के लिए, ये 11 12 के लिए वीडियो होगा, है ना, इसके लिए अलग से चैनल बना हुआ है। सीए अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए या सीए के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए अलग चैनल है। बीपीएससी इसी में आ जाएगा कॉम्पिटिटिव में, पीजीटी सब कॉम्पिटिटिव में आएगा। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो अपने चैनल को देखेंगे, दूसरे के चैनल का या दूसरे वीडियो से उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये खैर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब मैं आपके फ़ायदे की बात करूँ तो स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए 10 दिनों के अंदर कि हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो पहला स्ट्रेटजी ये है कि अब आप थ्योरी के पीछे ध्यान ना दें, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। आप थ्योरी पढ़ने के पीछे ध्यान ना दें, क्योंकि इतने कम समय में आप थ्योरी नहीं कर पाएंगे, आप एमसीक्यू कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू से बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोगों का ठीक हो जाता है। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करेंगे तो एमसीक्यू पढ़ते पढ़ते बहुत सारा चीज़ ठीक हो जाता है, हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस आप एमसीक्यू पे करें, और कोशिश करना है कि एक दिन में कम से कम 200 एमसीक्यू, एक दिन में कम से कम 200 प्लस एमसीक्यू को 2 या 3 बार रिपीट मार लेंगे। ऐसा नहीं करना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, ऐसा नहीं करना है। अगर 200 को पढ़ लिए ना, फिर सुबह पढ़े, फिर शाम में उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर एक बार और कर लेंगे, यानी 3 राउंड अगर हम एक ही क्वेश्चन को, जो 200 क्वेश्चन उसको 3 राउंड पढ़ लेंगे, तो आपका क्या होगा, कमांड हो जाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। और पर डे ये 200 प्लस क्वेश्चन आपको करना है, यानी पर डे आप 200 प्लस क्वेश्चंस को पूरा तैयार करने वाले हैं एक एक करके। अब कौन कौन सा टॉपिक का करें, तो याद रखिएगा 10 दिनों तक अगर हम 200 क्वेश्चन करके करते हैं तो 2000 प्लस क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले सिर्फ एक बार झांक लेना है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एमसीक्यू हम लोग आपको दे दें। उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वहीं पे सारा मिलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ एक जगह सजा मिलेगा, तो लोगों को सर्च करने में भी आसान होगी। एक ही चैनल में सब डाल दें कि खिचड़ी बिना मिला दें तो ना दाल पता चल रहा है ना चावल पता चल रहा है। इसलिए सेपरेट सेपरेट चैनल होगा, जो जिस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जिनको लगता है कि इस चैनल से अपने को फ़ायदा होगा, उसमें लगातार वीडियो जाएंगे, पर डे एक वीडियो हम लोग डालेंगे इसमें। अभी 10 दिनों तक लगातार हम वीडियो डालेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 200 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, बट हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन पर डे हम लोग एमसीक्यू क्लियर करेंगे, 50 प्लस एमसीक्यू पर डे क्लियर करेंगे हम लोग। और ये आपके साथ शुरुआत होने वाला है, 50 प्लस एमसीक्यू हम लोगों को रोज का रोज क्लियर करते जाना है, और डिटेल के साथ क्लियर करते जाना है। तो पहली स्ट्रेटजी है कि आप एमसीक्यू के ऊपर फोकस कीजिए। दूसरा, अगर आपका एमसीक्यू ठीक ठाक हो जाए तो कोशिश कीजिए आप टेस्ट देने का, क्योंकि आप सब जानते हैं टेस्ट ही आपको इम्प्रूव करता है। टेस्ट से आपको पता चलता है कौन सा टॉपिक, क्योंकि पढ़ने से लगता है ये बना लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन टेस्ट आप देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं, यहाँ हम वीक हैं, इस जगह पे हम वीक हैं, इस पोर्शन को हमको पढ़ने की जरूरत है। तीसरा स्ट्रैटेजी ये है कि इंटायर सिलेबस को ध्यान ना दें, इंटायर सिलेबस को ध्यान ना दें। ये देखिए 2023 में 5 और 6 सितंबर को पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर हम देखें तो डिस्कस करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें जो आया हुआ है, इसमें जो आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आपको कॉर्पोरेट अकाउंट से क्वेश्चन पूछा है, जो आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट अकाउंट है, ये यूनिट 1 में होगा आपके सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से आपको अमलगमेशन को क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। कॉर्पोरेट अकाउंट से जो क्वेश्चन पूछा है उसमें अमलगमेशन को क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा है। तो अमलगमेशन का देखिए 2-3 क्वेश्चन अमलगमेशन का यहाँ दिख रहा है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बहुत कम के बराबर क्वेश्चन डाला है, अमलगमेशन सबसे ज़्यादा डाला। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, कोस्ट का भी क्वेश्चन है, कोस्ट अकाउंट का भी क्वेश्चन है, लेकिन ऑडिट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। तो ऑडिट पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन है, इससे क्वेश्चन था। कोस्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, टैक्स से भी न्यूमेरिकल था और थ्योरी भी था, ये दोनों से न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों मिक्स था। इससे अमलगमेशन बाकी भी चैप्टर से था, बट अमलगमेशन से सबसे ज़्यादा था। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा। इसमें मनी इन बैंकिंग भर दिया था, मनी इन बैंकिंग से क्वेश्चन ज़्यादा डाला था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन कम के बराबर दिया, लेकिन मनी इन बैंकिंग से क्वेश्चन क्या किया, ज़्यादा डाल दिया। उसके साथ यूनिट 2 में एक और है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NIA, भर दिया पूरा क्वेश्चन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये दोनों से थ्योरी है और ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन यही दोनों से पूछ दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और मनी इन बैंकिंग से क्वेश्चन बहुत सारा डाल दिया है। उसके साथ चलते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या क्या था, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है,
तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ना बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बस वही पूछा है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो आप 11-12 में पढ़े हैं बस उसी कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ा है चला है। और एडवांस जो हम लोग पढ़े थे बहुत सारा थ्योरी था ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे टाइप्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, कोई टाइप से नहीं पूछा है। ज़्यादातर क्वेश्चन डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है कि इस स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन था, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ नहीं पूछा। आपको सबसे ज़्यादा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से पूछा था, बेसिक संगठन से। यानी कि अगर 12th के ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की बात करें बीएसटी में तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन क्वेश्चन की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा थी। यूनिट 4 से क्वेश्चन ज़्यादा था, नहीं यहाँ प्लस कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट 4 का क्वेश्चन था। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है कि आप कहाँ से देख रहे हैं और किस जगह से क्वेश्चन टच कर रहा है। तो सही से देखिए, तो यूनिट 4 के ऊपर थ्योरी पेपर है, पूरा ध्यान दीजिए। यूनिट 3 में आपका बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ पूछा गया, प्लानिंग के बारे में पूछा गया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया, मैनेजमेंट के थॉट के बारे में पूछा गया, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन था, मनी इन बैंकिंग से क्वेश्चन था, इससे था बहुत कम था। ऑडिट से क्वेश्चन रगड़ के था, इनकम टैक्स से क्वेश्चन था, कोस्ट से और कॉर्पोरेट से, यही क्वेश्चन का लेवल है और इसी जगह से क्वेश्चन पहुंचा हुआ। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये तो हो गया स्ट्रैटेजी की कैसे क्वेश्चन बनाना चाहिए। अब हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन है जिसका इंग्लिश गायब है, हिंदी ही अपने पास है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में जहाँ जहाँ मिस्टेक हुआ उसके कारण कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो अगर आप लोगों के पास इसका कंप्लीट पीडीएफ होगा तो जरूर मुझे भेजेंगे, ताकि मैं आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट पीडीएफ बता पाऊँ और समझा पाऊँ। तो एक एक करके सब चीज़ को हम लोग समझते जाते हैं। तो ये तो था हमारी स्ट्रेटजी कि कैसे हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए। 10 का दम, मतलब 10 दिन के अंदर हमको अपना दमखम दिखाना है और 10 दिनों के अंदर अपनी तैयारी को इतना स्ट्रांग बना देना है कि हम लोग एग्ज़ाम को आराम से एग्ज़ाम को लिख सके, अच्छे से लिख सके, सेटिस्फेक्शन हो लिखने के बाद कि मेरा चांस बनता है। होना नहीं होना अलग इशू है, लेकिन एग्ज़ाम लेके हमको खुशी होनी चाहिए कि मैंने सही किया है। अब सामने वाला जो करे अलग इशू है, क्योंकि एग्ज़ाम में दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है मेरे से। लेकिन मैं खुद लिख के अगर सेटिस्फाई हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छी तैयारी की और अच्छा एग्ज़ाम मेरा गया, तो अच्छा अंदर से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप संतुष्ट होइए, परीक्षा का रिजल्ट क्या होगा मैटर नहीं करता है। मतलब दुनिया में क्या बाद में होगा उसको सोच के अभी परेशान क्यों होना। हमारा जो काम है, हमारा काम पढ़ना था, हमने पढ़ा और एग्ज़ाम अच्छे से लिखा, अंदर से सेटिस्फाई हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम को लेके खुश रहिए, आप में कोई नाराज़गी ना हो। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो ये नाराज़गी ना हो कि मेरा ये टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था, हम इसको पढ़े नहीं थे, अनटच रह गया, उसको टच नहीं कर पाए थे, जिसके कारण मेरा ये पूरा पोर्शन ही गड़बड़ हो गया। उसके लिए कॉमर्स वर्ड हजारीबाग आपको पूरा टॉपिक समझाएगा। हर टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग एक एक करके लेके जाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग कॉर्पोरेट का, ये तो हम लोग 2023 वाला क्वेश्चन एग्जाम का देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट का क्वेश्चन करवाएंगे, इनकम टैक्स का क्वेश्चन करवाएंगे, कोस्ट का क्वेश्चन करवाएंगे, एफएम में मनी इन बैंकिंग का, एनआईए का करवाएंगे, उसके यूनिट 4 यूनिट 3 सारे यूनिट का हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। इसीलिए हम लोग सेपरेट चैनल बना रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आसान हो, आप लोगों को आसानी से आप ढूंढ सकिएगा कि कहाँ पे क्वेश्चन किधर मिलेगा। और हम लोग इस चैनल में कोशिश करें कि जो पेपर 1 है उसका भी कुछ क्लासेस आप लोगों को दिलवा दें। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये लिखा है, मैं इंग्लिश बोल दूंगा क्योंकि हिंदी में ही स्क्रीनशॉट हो पाया। रिलायंस लिमिटेड द्वारा फ्यूचर्स रिटेल का व्यवसाय अपने हाथों में लेना कैसा मामला है। बोलता है कि रिलायंस लिमिटेड क्या कर रहा है, टेक ओवर कर ले रहा है फ्यूचर लिमिटेड के बिजनेस को। रिलायंस लिमिटेड जो है वो फ्यूचर लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। इस मामले को आप क्या बोलते हैं। पहला बोलता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, दूसरा बोलता है समामेलन, इनकॉर्पोरेशन, तीसरा बोलता है बाय पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और चौथा बोलता है अधिग्रहण, मर्जर। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है कि रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है, ये क्या कर रहा है, और एक फ्यूचर लिमिटेड एक कंपनी है। तो रिलायंस लिमिटेड क्या कर रहा है, ये दोनों कंपनी मिलके और क्या बन गया जानते हैं, दोनों कंपनी मिलके आर लिमिटेड हो गया। इसका मतलब है कि फ्यूचर लिमिटेड अपने बिजनेस को खत्म कर दिया, अपने बिजनेस का नामो निशान मिटा के, और किस में समा गया,
रिलायंस में। इसका मतलब फ्यूचर लिमिटेड के पूरे बिजनेस को रिलायंस लिमिटेड अपने हाथ में ले लिया, इसका मतलब इसको खत्म कर दिया, तो इसका पूरा अस्तित्व खत्म हो गया और इसके अस्तित्व को ये अपने आप को किस में मिला लिया, रिलायंस में। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तीन चीज होता है यहाँ पे, देखिए बहुत तीन क्वेश्चन पूछा है, तीनों क्लियर हो जाएगा, ठीक से समझेगा। हम तीनों कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर एमसीक्यू हमको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला केस होता है अमलगमेशन के केस में कि एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। अमलगमेशन का मतलब ही होता है जब दो कंपनी मिलके कोई नई कंपनी बनाए, जब दो कंपनी मिलके अगर किसी नई कंपनी का निर्माण करती है तो ये होता है अमलगमेशन। दो सेम नेचर की कंपनी अगर आपस में मिलती है, अमलगमेशन का मतलब, अमलगमेट मतलब तो मिलना। तो जब दो सेम नेचर की कंपनी, ध्यान दीजिएगा कि जो मिलने वाली कंपनी है उसका नेचर, बिजनेस का नेचर सेम होना चाहिए। अब एक कार बना रही है, दूसरी कार बना रही है तो मिल सकती है। अब एक कार बनाए, एक कपड़ा बनाए, मिलके क्या करेगा, कार का कवर बनाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों कंपनी सेम, जैसे मारुति सुजुकी, मारुति भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सुजुकी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, दोनों मिल गए। हीरो होंडा दोनों मर्ज हो गया। तो बोलता है अमलगमेशन के अंदर क्या होता है, दो सेम नेचर की कंपनी आपस में अगर मिल जाती है तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन। ये तीन तरह से मिल सकती है, ये तीन तरह से मिल सकती है। पहला जिसको प्योर अमलगमेशन बोलते हैं, ये केस क्या है ध्यान दीजिएगा। पहले एक कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी बी लिमिटेड, दोनों अपने बिजनेस को बंद कर दिया और एक नई कंपनी बना दिया मिलके ए बी लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, यानी एक कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी बी लिमिटेड, दोनों कंपनी अपने बिजनेस को बंद कर दिया और बंद करके एक नया कंपनी बना दिया जिसका नाम क्या था, ए बी लिमिटेड। इसको बोलते हैं प्योर अमलगमेशन। क्या बोलते हैं, यानी जिसको हम अमलगमेशन के नाम से आज तक जानते आ रहे हैं वो यही जान रहे हैं। प्योर शुद्ध एकीकरण, शुद्ध एकीकरण बोलते हैं हम लोग। अमलगमेशन का मतलब था एकीकरण। एकीकरण का मतलब जब दो कंपनियां, सेम नेचर की कंपनियां आपस में मिल जाती है तो इसे हम बोलते हैं एकीकरण, अमलगमेशन। इसको प्योर अमलगमेशन बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्योर अमलगमेशन का मतलब है कि दो कंपनी यहाँ पे है, दोनों अपने बिजनेस को बंद कर देती है और एक नई कंपनी बना लेती है। अभी अगर लेटेस्ट में देखें तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा वोडाफोन आइडिया। एक कंपनी वोडाफोन थी, एक कंपनी आइडिया थी, दोनों अपने बिजनेस को बंद कर दिया और बना दिया VI, नया कंपनी। इसको बोलते हैं प्योर अमलगमेशन। तो ये प्योर अमलगमेशन का केस नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को ले रहा है, जबकि यहाँ दोनों बिजनेस बंद करके एक नया कंपनी बन रहा है। इस केस में एक नई कंपनी का निर्माण हो रहा है और दो कंपनी बंद हो रही है, इसको बोलते हैं प्योर अमलगमेशन। कोई दिक्कत है? दूसरा, चलिए दूसरा इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए लिमिटेड एक कंपनी है और बी लिमिटेड भी एक कंपनी है, लेकिन केवल बी अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है, केवल बी अपने आप को बंद कर रहा है और अपने आप को बंद करके किस में समा जा रहा है, ए में। इसका मतलब नई कंपनी कौन है, ए लिमिटेड। अब बताइए यहाँ पे कोई नई कंपनी बन रही क्या, इस केस में कोई नई कंपनी बन रही है? अगर देखें तो इस केस में कोई नई कंपनी नहीं बन रही है, तो पुरानी कंपनी है, ये पुरानी कंपनी ही जिंदा रह गई। एक कंपनी बंद हो रही है और कोई भी नई कंपनी नहीं बन रही है। पुरानी कंपनी एक बंद हो रही है और कोई भी नई कंपनी नहीं बन रही है, जबकि पुरानी कंपनी में ही दूसरी पुरानी कंपनी जो अपने आप को बंद कर रही है वो मिला ले रही है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, इसको समविलियन बोलते हैं, समविलियन एब्जॉर्प्शन। इस चीज को समझिएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब है पानी और चीनी का मेल, समझते हैं ना। बताइए, पानी और चीनी दोनों को एक साथ डाल दीजिए, एक अपना अस्तित्व खत्म कर दिया और दूसरे में घुल गया। एक अपना अस्तित्व, इसी तरह से यहाँ बी लिमिटेड अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, ना उसका नाम है ना निशान है, कुछ नहीं। जबकि यहाँ दो कंपनी बनी है, बंद हुई है, तो दोनों अपना नाम रखा कि नहीं रखा, वी और आई। वोडाफोन आइडिया, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, दोनों रख रहा है नाम। बोला तुम्हारा भी नाम रहेगा, मेरा भी नाम रहेगा, दोनों का नाम रहना जरूरी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंपनी है, दूसरी कंपनी अपने आप को बंद करी, बोलती कि मेरा नाम मत रखो भैया, तुम्हारे में समा जाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अभी के समय में कौन है, तो एयरटेल और टेलीनॉर का एग्जाम्पल ये। दो कंपनी थी, एयरटेल अलग थी, टेलीनॉर अलग थी। तो क्या हुआ, टेलीनॉर अपने बिजनेस को बंद करके, टेलीनॉर अपने बिजनेस को बंद करके किस में समा गया, एयरटेल में। टेलीनॉर अपने बिजनेस को बंद करके किस में समा गया, एयरटेल में। यानी अभी एक कंपनी एक ही चल रही है, एयरटेल। हुआ क्या, यहाँ पे एक कंपनी बंद हुई और वो कंपनी दूसरे में मर्ज हो गई। यहाँ कोई नई कंपनी का निर्माण नहीं हुआ। एयरटेल पुरानी कंपनी थी, यानी दो पुरानी कंपनी थी जिसमें एक कंपनी बंद करके दूसरी पुरानी कंपनी में मर्ज हो जाती है, तो ऐसे केस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब कोई दिक्कत है? ये दो हम एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल दे चुके हैं, ये VI और एयरटेल और
टेलीनॉर। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा जो हम इसमें रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए ये लिखा हुआ है, क्या होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ एक कंपनी है ए लिमिटेड, दो कंपनियां नहीं रहेगा, एक ही कंपनी रहेगा, और ये अपना नाम बदल के, खाली नाम बदल देगा और अपना नाम बदल के एक नई कंपनी क्रिएट कर देगा जिसका नाम क्या होगा, बी लिमिटेड। ठीक से समझिएगा, ऐसा केस होता है जहाँ एक कंपनी एक ही है, कोई दो कंपनी मिल नहीं रहा है, तो एक ही कंपनी है लेकिन अपना। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बाहरी स्वरूप को बदल देना। ये क्या किया जानते हैं, खाली नाम बदल लिया, अंदर वही है। ठीक है, ये वही हो गया, अंदर वही है, वही नई बोतल में पुरानी शराब, समझ गए। या बासी अगर छोला किसी के पास तो ऊपर से धनिया पत्ता छिप डाल दिया और कुछ नहीं किया। मैनेजमेंट वही, मशीनरी वही, फर्नीचर वही, कंप्यूटर वही, सब कुछ वही, एम्प्लॉय वही, खाली नाम बदल दिया। तो कभी कभी ऐसा कब करता है, जब मेरा नाम बदनाम हो जाए, ए लिमिटेड बहुत बदनाम हो जाए सब पब्लिक के पास कि बहुत ख़राब कंपनी है, तो खाली नाम बदल दिया, अंदर का सब पार्ट्स वही है, मैनेजमेंट वही है, मशीनरी वही है, मार्केटिंग टीम वही है, एडवर्टीजमेंट सब कुछ वही है, खाली नाम बदल दिया। तो जनता के बीच में लगता है कि नई कंपनी आई है और फिर जनता इस पर विश्वास कर लेती है। ये भी एक तरीका है जहाँ एक कंपनी अपने आप को बंद नहीं करती, सिर्फ नाम बदल देती है। इसका मतलब ए लिमिटेड क्या बन गया, बी लिमिटेड, तो इसको क्या बोलेंगे, बंद उन्होंने नहीं किया और कोई नया कंपनी बनाया, सिर्फ अपना नाम बदल दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं बाह्य पुनर्निर्माण। देखिए यहाँ लिखा है, बाहर से पुनर्निर्माण हुआ, अंदर से वही है, मतलब इंजन वही है, खाली स्कूटर में ऊपर से कवर बढ़िया लगा दिया, बढ़िया से मेडगार्ड लगा दिया, पेंट उंट कर दिया, स्कूटर एकदम नया बना दिया। इंजन वही है, इंजन बूढ़ा वाला है और ऊपर से एकदम जवान बना के रख दिया, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, ये तीन चीज़ होता है। अच्छा, ऐसा किसके साथ हुआ, इसका इसका लाइव एग्जाम्पल हम बताएं, ऐसा किसके साथ हुआ, तो याद कीजिएगा, पहले कंपनी हुआ करती थी यूनिनॉर। पहले कंपनी का नाम क्या था, यूनिनॉर। आप सब लोग जानते होंगे, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। यूनिनॉर का जो टैग लाइन था वो था सबसे सस्ता सबसे अच्छा। यूनिनॉर बीच में क्या किया, अपना नाम बदल दिया और नाम बदल के बना दिया टेलीनॉर। ध्यान दीजिएगा, यूनिनॉर से क्या बदल गया, टेलीनॉर। कंपनी वही, सब कुछ वही, टावर वही, सब कुछ वही, नेटवर्क उसी तरह दे रहा है, जितने भी फंक्शन है सब सेम हो रहे हैं, प्रॉपर्टी वही है, मैनेजमेंट वही है, खाली नाम बदल गया। यूनिनॉर से क्या बन गया, टेलीनॉर। अब इसको क्या बोलेंगे, यूनिनॉर से बन गया टेलीनॉर। यूनिनॉर में था सबसे सस्ता सबसे अच्छा, टेलीनॉर में क्या आ गया, टेलीनॉर में आ गया लाइफ फुल पैसा वसूल, लाइफ फुल पैसा वसूल। यही है कि आप अगर सिर्फ अपनी कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं तो वैसे केस में बन जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ क्या करना होगा, यहाँ एक नई कंपनी बनानी होगी, बी लिमिटेड। नई कंपनी क्या करता है, पुरानी कंपनी के सारे एसेट लायबिलिटी को खरीद लेता है, पुरानी कंपनी अपने आप बंद हो जाती है। बात समझ गए, बताइए। फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली का क्या बन गया बताइए, फेयर एंड लवली कंपनी का नाम चेंज करके बना दिया ग्लो एंड लवली। पहले था फेयर एंड लवली कि फेयर कर देगा चेहरा, साफ कर देगा। अब सभी का चेहरा साफ आता है तो बोलता है अब ग्लो करेगा। कंपनी को लगने लगा कि फेयर तो सबका चेहरा आ रहा है। अब इतने लोग जागरूक हो गए हैं कि तरीके से अपने चेहरों को सेफ रखते हैं। पहले था कि लोग सेफ नहीं रखता था, सुरक्षित नहीं रखता, जहां मन किया वैसे रह रहा है। अब हर व्यक्ति अपने चेहरे के प्रति बहुत कॉन्शियस रहता है, बहुत सीरियस रहता है। धूप में है ना, आजकल तो लड़का लोग देखते हैं कि पूरा मुंह में क्रीम लगा लगा के चलता है, टोपी लगा के चलेगा, चेहरा फेस काला ना हो जाए, यहाँ यहाँ ग्लव्स लगा के चलता है। तो अब तो सबका चेहरा क्लियर आता है। अब बोलता है कि जब क्लियर आता है, फेयर आता है, तब इसको ग्लो करवाना है, इसलिए नाम बदल दिया कंपनी। सीधा क्या कर दिया, फेयर एंड लवली से क्या कर दिया, ग्लो एंड लवली। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया कंपनी, क्या बनाने का टेक्निक बदल दिया, नहीं। क्या मटेरियल बदल दिया, नहीं। मार्केटिंग टीम बदल लिया, नहीं। मैनेजमेंट बदल लिया, नहीं। एसेट्स बदल दिया, नहीं। सब कुछ वही है, बस सिर्फ नाम बदल दिया। दैट मीन्स क्या कर दिया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको अमलगमेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 3 क्वेश्चन अभी आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि रिलायंस लिमिटेड द्वारा फ्यूचर रिटेल के बिजनेस को अपने हाथ में ले लेना कौन सा काम है। रिलायंस लिमिटेड फ्यूचर लिमिटेड के बिजनेस को अपने हाथ में ले लेता है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे है। दूसरा, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने इज लिक्विडेटेड एंड नाउ
एंड न्यू कंपनी फ्यूचर इंटरप्राइजेज इज फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी देखिएगा, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का परिसमापन हो गया, यानी एक कंपनी बंद हो गई और उसके जगह पे कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो इसको क्या बोलते हैं? एक कंपनी बंद होती है और कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ बी नंबर मारा हुआ, बी में क्या है हमारा? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये कंपनी बंद हो रही है और एक कंपनी स्टार्ट हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, आपका बहुत सारा एमसीक्यू यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। अभी मेरा एक और लाइव है क्लास 11th के लिए, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, इसके आगे का वीडियो मैं नहीं अभी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अगले क्लास में इसके आगे का वीडियो आपको जरूर मिलेगा। आप यहाँ तक देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे बोलना तो नहीं पड़ता है लेकिन आप लोगों के लिए बोल देता हूँ, आप जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इंस्टीट्यूशन को। ये इंस्टीट्यूशन जितना आगे बढ़ेगा उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। थैंक यू।